चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पर बेस देखते हैं, जो तरंगों के अंदर सन्नादी बनते हैं उन पर सवाल है। पहला सवाल हमारे पास ये है कि समान पदार्थ की दो रस्सी है जो कि दृढ़ आधारों के मध्य समान तनाव से खींची जाती है। ठीक है, यानी कि समान तनाव से खींचने का मतलब उनके बीच में तनाव समान है। यानी कि मान लो अगर किसी दृढ़ आधार से कोई रस्सी को बांध दिया, ये यहाँ पर समान तनाव से खींच दी, दो रस्सी है तो तनाव समान हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि दूसरे तार का, दो तार है तो एक तार का व्यास और दूसरे तार के व्यास में बोला कि दूसरे तार का व्यास पहले तार के व्यास से दुगना है। ठीक है, तो पहले की मूल आवर्ती दूसरे की तृतीय सन्नादी के बराबर होती है। जो दूसरे में तृतीय सन्नादी होगा, सन्नादी क्यों बनेंगे, अप्रगामी तरंगे क्यों बनेंगी, क्योंकि जो तरंग यहां से जाएगी वो वापस टकरा करके आएगी, तो आपस में उनमें क्या होगा, सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विपरीत दिशाओं से आती हुई तरंगे मिलेंगी और हमें क्या मिल जाएंगी, अप्रगामी तरंगे, और जिसमें कि फिर आपके पास सन्नादी ये सब बनेंगे। तो यहां से अगर कोई भी तरंग जाएगी वापस आएगी जब होगा, तो तरंग की जो मूल स्वर की आवृत्ति है, जो मूल स्वर की आवृत्ति है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/12 √T/μ। अच्छा, दोनों का रस्सियों का क्या है, मान लीजिएगा एक रस्सी और ये रही, दोनों के रस्सियों के क्या है, दोनों रस्सियों की उनका पदार्थ समान है, पदार्थ मतलब उनका घनत्व समान है। तो यहां पर अगर हम म्यू की बात करें, अगर हम म्यू की बात करें तो बहुत ध्यान से देखो, म्यू क्या था, द्रव्यमान बटे लंबाई, और द्रव्यमान को लिख सकते हैं, द्रव्यमान लिख सकते हैं आयतन गुणा घनत्व, तो घनत्व हो गया, और आयतन कितना आ जाएगा, मान लीजिएगा रस्सी है, ये इसका व्यास है, ये इसका व्यास है, यहां पर d मान लो, इसका व्यास d, और इसका घनत्व मान लीजिएगा रो है। ठीक, घनत्व कितना है, रो, तो वॉल्यूम आयतन बटे l, तो म्यू बराबर, अच्छा इसको लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ बटे l, l से l कट गया, रो a, तो म्यू बराबर आ जाएगा रो इंटू पाई r स्क्वायर, r क्या हो जाएगा, d/2, d/2 का मतलब d²/2 यानी कि d²/4। तो म्यू की जगह हम ये लिख सकते हैं, म्यू की जगह ये लिख सकते हैं। अगर इसको लिखें तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, 1/12 √T/ρ⁴ ये भी नियत है, T और रो भी नियत है, समान तनाव है, तो बेटे L और D बाहर आ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं F0 प्रोपोर्शनल टू 1/L इंटू D, लंबाई और घनत्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिएगा इसकी लंबाई L है, L1 है, इसकी लंबाई L2 है, तो L1 L2 का अनुपात बताना है। अगर आपको क्या दिया है, अगर पहले की जो मूल आवर्ती है पहले वाले की वो 3 गुनी है दूसरे वाले की मूल आवर्ती से, 3 गुनी है दूसरे वाले की मूल आवर्ती से। अच्छा, व्यास में दे रखा है कि भाई आपका जो D1 क्या मान लो, अगर D है पहले वाले का, है ना, पहले की मूलावर्ती दूसरे की तार से बोला खींचा दे, तो दूसरे तार का व्यास पहले की तार के व्यास के दुगना, यानी कि D2 कितना आ गया, 2D, है ना। तो व्यास के, ये व्यास है भाई, घनत्व रो था, रो तो नियत है, लेकिन घनत्व D क्या है, व्यास, है ना। तो व्यास सबका ये D है, ये भी D है, तो ये व्यास एक का D1 D दे दिया, तो दूसरे का 2D दे दिया। यानी कि आप ये कह सकते हैं, यहां से क्या मैं इस फॉर्मूले को सीख सकता हूं, F02 बराबर L2 D2 डिवाइड बाय L1 D1, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं इसको। यानी कि यहां पर कुछ भी कर लो, आप क्या करो, F01 F02 3 किसके बराबर, F01 कितना, L2 D2 L1 D1 व्यास, तो ये 3 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, L2
L2 कितना आ जाएगा, निकालना है इनका रेशियो, अनुपात निकालना है, L2/L1। और D2 कितना है भाई 2D, और D1 कितना है D, इससे कट जाएगा। यहां से ध्यान से देखो L1/L2 कितना आ गया 2/3, 2:3, यह आंसर आ गया। ठीक है, 2:3 आंसर आ गया। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि व्यास का अनुपात दे रखा है और ये वाली शर्त दे रखी है, इस शर्त को लगा दो, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अप्रगामी तरंग इसमें बनेगी क्योंकि वहां से परावर्तित तरंग आएगी और वो अध्यारोपण होगी। ठीक है, हाँ जी, अप्रगामी तरंगों पर बेस्ड अगला सवाल देखते हैं, जिसमें हमें ये दिया हुआ है कि दो तरंगे दे रखी है और ये विपरीत दिशाओं से आते हुए अप्रगामी तरंगे बनाती है। तो x बराबर 2.3 सेंटीमीटर पर माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन, मान लो रस्सी पर है तरंगे, तो रस्सी के जो x बराबर 2.3 सेंटीमीटर दूरी पर पॉइंट होगा, बिंदु होगा, वो रस्सी का वो बिंदु का अधिकतम विस्थापन कितना होगा। हमें पता है कि भाई y1 और y2 से जो अपने पास तरंग आएगी वो आएगी ये 2a sin kx cos ओमेगा t, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, जिसमें k की वैल्यू क्या है 3 रेडियन पर कितना, ये आ जाएगा पर मीटर आ गया है ना, और ओमेगा आ गया 2 रेडियन पर सेकंड। तो लैम्बडा भी निकाल सकते हैं, क्या लैम्बडा 2π/k होता है, यस 2π/k की वैल्यू 3, इतने मीटर आ गई। ठीक है, यस। अब इतनी चीजें आ गई, हमें चाहिए आयाम किसका, माध्यम कण का, और ये क्या कहलाता है, ये आयाम ही है, ये आयाम ही है जो कि अलग अलग एक्स पर अलग अलग होता है। तो इसका 2.3 पर माध्यम कण का अधिकतम विस्थापन कितना होगा, जो 2.3 वाला कण है और तो अधिकतम विस्थापन निकालना है इसका, तो कितना आ जाएगा भाई, ये मान लीजिएगा y max एट x बराबर 2.3 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे 2a साइन, और a कितना दे रखा 4, लगा देंगे इसको, k की वैल्यू 3 दे रखी और x की वैल्यू 2.3 आ गई, है ना। तो ये इसका आयाम हो गया, जो कि सोल्व करेंगे अगर 2 × 4 साइन 6.9, सोल्व करने पर आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर, सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। तो ये आंसर इसका इस पॉइंट पर है, इसका अधिकतम विस्थापन 4.6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हर एक कण अपने अलग अलग अधिकतम विस्थापन तक जाता है, ये बात हम पहले जान चुके हैं। अब बात करते हैं निस्पंद और प्रस्पंदों की स्थिति ज्ञात करनी, भाई वो तुम्हें याद होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि निस्पंद कहाँ से कहाँ बनते हैं, निस्पंद जो बनते हैं, निस्पंद के लिए अगर बात करें, निस्पंदों के लिए जो x होता था वो होता था n λ/2, जहां पर n क्या था 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यानी कि हमारे पास n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कर देंगे तो क्या आएगा 0 λ/2 और भाई लैम्बडा और 3 λ/2 ऐसे, ठीक। तो ये 0, ये λ/2, लैम्बडा 3 λ/2, तो x की वैल्यू 0, तो क्या होगा, अब इसमें n की वैल्यू कुछ भी रख दी तो आ गया। अब लैम्बडा हमें पता है 2π/3 है, 2π/3 यानी कि 0, जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2π/3 से 2π/3 × 2, ठीक है, ऐसे ही 2π/3 ऐसा आते चले जाएंगे सारी वैल्यू। या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई सीधे सीधे यहाँ वैल्यू रख दो, तो x बराबर क्या आ गया n × लैम्बडा की जगह रख देंगे कितना 2π/3 कितना 3 और /2 भी है, ये कट गया, तो n × π/3 इतने सेंटीमीटर पर जहां जहां पर पॉइंट आएंगे उन सब जगहों पर क्या होगा, निस्पंद बनेंगे। प्रस्पंदों के लिए क्या कंडीशन है, 2n + 1 λ/4 होती है। प्रस्पंदों के लिए समीकरण क्या बनाएंगे, कंडीशन बनती है अपनी प्रस्पंदों के लिए, प्रस्पंदों के लिए क्या होता है x, जिसे हम क्या बोलते थे एंटी नोड,
वो होता था बेटे 2n+1 λ/4। तो 2n+1 जिसमें n की वैल्यू क्या है वही 0 1 2 है ना, तो 0 रखेंगे λ/4। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आ जाएगा तो कुल मिला के बात करेंगे 2n+1 लैम्बडा की जगह पर क्या रख देंगे 2π/3 और अपॉन में 4 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाएगा 2n+1 π/6। दिस इज द आंसर। अब n के लिए रखते जाओ इसमें 0 1 2 3 और सारे के सारे वो पॉइंट आ जाएंगे जहां जहां पर प्रस्पंद बने होंगे, इसमें वो पॉइंट आ जाएंगे जहां जहां पर निस्पंद बने होंगे। ठीक है, चलिए तरंगों में हम एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, एक यंत्र पढ़ते हैं। इस यंत्र का नाम है सोनोमीटर। इसका क्या काम है पहले वो जान लेते हैं, फिर इसकी हेल्प से हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो प्रयोग करते हैं उसको कैसे करते हैं, उससे क्या निकालते हैं, वो चीज़ें हम इसमें से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो उसका काम क्या है सुनिए। हमने रस्सी पर तरंगों की चाल का फॉर्मूला पढ़ा √T/μ, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन लैब में प्रैक्टिकली अगर हमें किसी भी अनुप्रस्थ तरंग यानी कि रस्सी की समझ लो मैकेनिकल वेव या फिर अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों की अगर चाल निकालनी है तो हम सोनोमीटर का यूज करते हैं लैब में। अगर लैब में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल को प्रयोग की हेल्प से निकालना है तो सोनोमीटर का यूज किया जाता है, बस इतना ध्यान रखें। तो चाल निकालनी है रस्सी के अंदर यानी कि किसके अंदर, रस्सी के अंदर, या फिर अनुप्रस्थ तरंग की चाल किसके अंदर, यांत्रिक तरंग में। अनुप्रस्थ तरंग तो है रस्सी के अंदर जो तरंग चलती है। तो अब उसको करते कैसे वो समझना है। पहले दिमाग में क्या रखना है कि भाई काम क्या है इसका, अनुप्रस्थ तरंगों की चाल निकालनी है। समझ लो कि रस्सी में जो तरंग चलती है, रस्सी में जो तरंग चलती है उस तरंग की चाल निकालनी है। और ये अप्रगामी तरंगों के बेस पर करेंगे हम, क्योंकि हम अप्रगामी तरंग पढ़ चुके हैं, तो अप्रगामी तरंगों के हिसाब से चलेंगे। और दूसरी बात यह कि इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इसमें एक नया वर्ड यहाँ पर आएगा, आप ध्यान रखेंगे। सोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों की चाल ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। अनुनाद, अनुनाद ध्यान रखें, अनुनाद क्या होता है। अनुनाद का मतलब होता है कि मान लो एक स्रोत है, एक स्रोत की आवृत्ति है, कुछ जितनी भी इसकी आवृत्ति है, दुनिया में हर कोई भी चीज अगर होती है इसकी अपनी एक मूल आवृत्ति होती है, स्वर आवृत्ति होती है, मूल स्वर की आवृत्ति, फंडामेंटल मूलभूत आवृत्ति होती है। तो जितनी इसमें कम से कम आवृत्ति उसमें उत्पन्न हो सकती है वो उसकी मूल आवृत्ति होती है। और उसके कुछ आवृत्ति के दुगने तिगने या कुछ गुना, जिसे हम बोलते थे सन्नादी, कुछ आवृत्तियां उसकी गुणज के रूप में होती है ना, सन्नादी बोलते हैं, दुगनी तिगनी चौगनी पौगनी, है ना। तो ये होती है हमारे पास उसके सन्नादी। तो अगर किसी स्रोत की आवृत्ति, किसी रस्सी की बात करें, अगर रस्सी में उत्पन्न कंपनों की बात करें, रस्सी में उत्पन्न कंपनों की आवृत्ति के बराबर हो जाए, कौन सी आवृत्ति हो, कोई सी भी हो, यानी कि सन्नादी के बराबर हो जाए, कोई भी सन्नादी, दूसरा सन्नादी, तीसरे सन्नादी के बराबर, चौथे सन्नादी की आवृत्ति के बराबर, मूल आवृत्ति के बराबर। जब किसी स्रोत की आवृत्ति रस्सी में उत्पन्न कंपनों की आवृत्ति के बराबर हो जाए, या जब किसी स्रोत की आवृत्ति मूल आवृत्ति रस्सी में उत्पन्न सन्नादियों के बराबर हो जाए, किसी भी सन्नादी के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो स्रोत और रस्सी में उत्पन्न कंपन क्या आ गए, एक दूसरे के साथ अनुनाद में आ गए। यानी कि उसके वाइब्रेशन और इसके वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ अनुनाद में हैं। इसके वाइब्रेशन इसमें पूरी तरह से ट्रांसफर हो गए, इसमें एक तरह से स्थानांतरित हो गए, उसके वाइब्रेशन, इसके कंपन, है ना। तो फिर से सुन लें, अनुनाद का मतलब कोई स्रोत है, उसकी अपनी मूल आवृत्ति है, उसकी मूल आवृत्ति अगर हम देखें तो उसकी मूल आवृत्ति और किसी वायर में, किसी तार में उत्पन्न जो कंपन होंगे, उन कंपनों की आवृत्ति के सन्नादी जो होंगे, सन्नादी की किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू उस मूल आवृत्ति के बराबर हो सकती है स्रोत की। तो उसे कहते हैं कि दोनों सन्नाद उसमें अनुनाद में आ गए, है ना। इस समय समझ सकते हो कि इस समय मैक्सिमम कुल अधिकतम ऊर्जा दूसरे में स्थानांतरित हो जाती है ना। तो इसे अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। अभी और भी एग्जाम्पल्स आप समझेंगे इसमें, अनुनाद को साउंड वेव में समझाएंगे अच्छे से, है ना। जैसे समझ लो कि अनुनाद के केस में क्या होगा कि आवृत्ति पूरी तरीके से दूसरे की आवृत्ति से मैच कर जाती है। एक की आवृत्ति, स्रोत की आवृत्ति दूसरे की आवृत्ति के साथ मैच कर जाना ही क्या है, अनुनाद है।
तो अनुनाद का सिद्धांत पर कार्य करता है। अनुनाद का मतलब यह है कि कंपन करते हुए किसी स्रोत की आवृत्ति रस्सी में उत्पन्न कंपनों की सन्नादि के बराबर हो जाती है, किसी भी एक के, है ना, रस्सी में उत्पन्न कंपनों की सन्नादि के, किसी भी सन्नादि के, है ना, कंपनों की किसी सन्नादि के बराबर हो जाती है। तो इसमें स्रोत और रस्सी के एक दूसरे के साथ अनुनाद में आ जाते हैं। तो यहां पे स्रोत क्या होगा भाई, यहां पर स्रोत का मतलब है कि यहां पर आपने एक ट्यूनिंग फोर्क जिसे बोलते हैं, है ना, ये मान लीजिए कंपन कर रहा, ट्यूनिंग फोर्क जिसे बोलते हैं, सवरित्र। सवरित्र बोलते हैं, एक चिमटे के आकार का होता है इस तरीके का, इसकी दो भुजाएं होती हैं, है ना, इन्हें प्रोंग बोलते हैं। तो ये दो भुजाएं होगी और इसको सवरित्र बोलते हैं। अगर इसको कंपन करा दी तो उसकी अपनी एक आवृत्ति है F0, जिसे हम बोलते हैं मूल आवृत्ति। तो जब हमने इसको यहाँ पे टच करा के रख दिया इसकी आवृत्ति को, तो वो आवृत्ति के कंपन इसमें भी आ जाते हैं। तो जिसमें कंपन आएंगे तो वो वापस इसमें कंपन आने पर यहाँ से परावर्तित होकर के इसमें अप्रगामी तरंगे बना लेते हैं। अप्रगामी तरंगे तार के अंदर हमेशा नहीं बनती, कुछ मूल आवर्ती या उसके सन्नादियों पर बनती है, मूल आवर्ती या उसके सन्नादियों पर ही उसमें अप्रगामी तरंगे बनती हैं। ये बात हम पहले जान चुके हैं जब हमने पढ़ा था मोड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि जिसमें पढ़ा था हमने कंपनों की विधाएं कि किस किस विधाओं में उसमें रस्सी में कंपन उत्पन्न होते हैं, अप्रगामी तरंगे कब कब उत्पन्न होती हैं। तो होता क्या है, किस तरीके से हम इसमें काम करते हैं, इसकी आवृत्ति होती है, स्रोत हो गया, वायर की आवृत्ति अपनी मूल आवृत्ति कम से कम होगी कोई ना कोई। तो जब इसकी आवृत्ति और इसकी मूल आवृत्ति मैच कर जाए या मूल आवृत्ति के सनादि से किसी से मैच कर जाए तो हम बोलते हैं कि दोनों अनुनाद में हैं। तो ये अनुनाद में होने से क्या होगा कि हमें इसके अंदर जो आवृत्ति है वो पता लग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर वही आवृत्ति आ जाएगी जो इसकी होगी, इसकी पता होती है, इसकी आवृत्ति पता होती है। तो अनुनाद का फायदा ये होता है कि एक का आंसर तो पता है, दूसरे का आंसर हमें उससे मैच करके निकल जाता है, लेकिन उसके आवृत्ति से मैच कर जाएगी। तो यहाँ पर यही है कि इसकी आवृत्ति इस तार की किसी सन्नादि से मैच कर जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्या है, सोनोमीटर किस तरीके की स्ट्रक्चर है, इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमने स्रोत लगा दिया, स्रोत की आवृत्ति दी थी, स्रोत कौन है, सवरित्र है। जैसे उसको कंपन करा के छोड़ देंगे तो उसमें रस्सी में कंपन आ जाएंगे, रस्सी में कंपन आ जाएंगे, तो रस्सी में कंपन आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दो ब्रिज लगा दिए, ये क्या है, ब्रिज। ब्रिज का मतलब सेतु। तो सेतु जहाँ पर होंगे तो मतलब वहाँ पे क्या हो गए, स्थिर सिरे, फिक्स एंड, स्थिर सिरे बन गए। और स्थिर सिरों पर क्या बनते हैं, नोड। ये क्या बनते हैं, नोड। स्थिर सिरों पर क्या बनते हैं, नोड बनते हैं, ठीक है। मान लीजिएगा एक नोड ये बना, है ना, ठीक है, एक नोड ये बना, एक नोड ये बना, कितने भी ये नोड बन सकते हैं स्थिर सिरों पर, ठीक है। तो मान लीजिएगा उनके बीच में ये नोड हमने यहाँ पर ये दो C1 C2 दो ब्रिज रखे हुए। हालांकि हम इसकी जो चाल है वो इस वाले से भी निकाल सकते हैं, ये थ्योरेटिकल आंसर होगा T/μ। रस्सी का म्यू तो पता होगा, तनाव भी पता होगा, तनाव कैसे निकाल लेंगे, T बराबर mg से निकाल लेंगे। रस्सी में यहाँ पर जितना भी आप इसमें भार बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे भार बढ़ा सकते हैं, जितना भार बढ़ाते जाओगे रस्सी में तनाव बढ़ता चला जाएगा, रस्सी में तनाव बढ़ता जाएगा, रस्सी की वेग, इसमें जो तरंग की चाल है वो निकल जाएगी। लेकिन हमें इसको प्रैक्टिकली निकालना है, तो थ्योरेटिकली भी आपको क्या एक तरह से मतलब उसको इस फॉर्मूले से आप मैच कर लेंगे बाद में कि भाई ये आंसर आना चाहिए था ये। लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो दिमाग में स्ट्रक्चर रखें कि एक बॉक्स होता है जिसमें दो ब्रिज होते हैं, एक तार होता है, इस तार में अप्रगामी तरंग उत्पन्न कराते हैं, वो अप्रगामी तरंगे सवरित्र की आवृत्ति से मैच रहती है, अनुनाद की स्थिति में जब आ जाती है तभी इस एक्सपेरिमेंट से रीडिंग ली जाती है। कैसे लेते हैं रीडिंग, कैसे काम करता है वो समझे, ठीक। कार्यविधि क्या है ना, कार्यविधि क्या है, कार्यविधि है कि भाई मान लो हमने इसकी आवृत्ति को F0 आवृत्ति से इसको हमने क्या कर दिया, सवरित्र को एक बार कंपित करा करके छोड़ दिया, तो इसकी आवृत्ति F0 है, मूल आवृत्ति। वही कंपन आपके इसमें भी आने लगेंगे, लेकिन वो कंपन इसमें आएंगे और वापस उसमें अप्रगामी तरंग उत्पन्न हुई, इसके क्या पता लगेगा, इसको कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे कागज का टुकड़ा रखते हैं, ये क्या है, ये वाला देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज कागज का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा। ये क्यों रखते हैं कि जब ये रस्सी में कंपन आएंगे तो ये कागज। प्यारे बच्चों,
हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। तो टुकड़ा भी कंपन करने लगेगा, हालांकि एक पाउडर का भी यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल में कागज का टुकड़ा मान लो, ये भी कंपन करने लगेगा। तो जिस समय इसके कंपनों का आयाम अधिकतम होने लगे, यानी कि तरह से गिरने लगे, ऊपर नीचे चलने लगे, तो अधिकतम आयाम पर अगर ये आ जाए, उससे ऊपर ना जा पाए, तो उसका मतलब अधिकतम आयाम किसमें आता है? अपगामी तरंगों में 2a साइन वाले के हिसाब से। तो जब ये अधिकतम आयाम तक जाने लगे 2a साइन के x वाले के अकॉर्डिंग, तो अधिकतम आयाम तक जाने लगे, तो उसका मतलब इसमें अपगामी तरंगे उत्पन्न हो चुकी है, अपगामी तरंगे उत्पन्न हो चुकी है। तो ये हमें पता लग जाएगा कि अच्छा भाई अपगामी तरंगे उत्पन्न हो गई है। तो उस केस में ये जो ब्रिज है C1 C2 मान लो आपने इस स्थिति में रखे हुए है ना, और इस स्थिति में रखने पर इसमें यहाँ तक की लंबाई L1 है, कोई भी लंबाई है N1, हमें पता है नोड बनेगा, हमें पता है यहाँ पर नोड बनेगा, कुछ भी हो सकता है, बीच में 2 लूप 3 लूप कुछ भी बन सकते हैं, यहाँ पे लूप बनेगा। यहाँ पर पता है कि यहाँ पर निष्पन्द है, ये यहाँ पर ये निष्पन्द है, ये लंबाई L1 ले ली। अब हम क्या करेंगे, हम अब C2 को धीरे 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 विस्थापित करेंगे दूसरी पोजीशन तक। दूसरे पोजीशन तक जाने पर जब ये दूसरे पोजीशन तक जाएगा, दूसरी स्थिति तक जाएगा, तो वहां तक विस्थापित करेंगे जब तक कि वापस दूसरा नोड या दूसरा निष्पन्द ना आ जाए। दूसरा निष्पन्द कैसे पता लगेगा कि जो पेपर का टुकड़ा है वो जब यहाँ पर अधिकतम विस्थापन की स्थिति में आएगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, न्यूनतम विस्थापन, यहाँ पर इसकी स्थिति क्या होगी, बिल्कुल ये वाला पॉइंट नोड 0 पर होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो दूरी दिखेगी ये λ/2 होगी, क्योंकि अगला नोड से एक नोड से दूसरे नोड के बीच की दूरी λ/2 होती है। हमने फिर से समझ लीजिए, दोबारा से बताता हूँ कि भाई C1 C2 की स्थिति में एक रीडिंग ले ली L1 कि भाई ये L1 आ गई, अपगामी तरंगें उत्पन्न होगी। वो हमें किससे पता लगा? पेपर के टुकड़े से, कि हाँ वो अधिकतम विस्थापन तक जा रहा है। तो ये अधिकतम विस्थापन तक जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें अपगामी तरंगें उत्पन्न हो चुकी हैं। अब हमें इसकी दूसरी स्थिति तक लेकर के गए, दूसरी स्थिति तक दोबारा से फिर से इसमें अपगामी तरंगों के अधिकतम विस्थापन तक लेकर गए, और दूसरा नोड जैसे आया, दूसरा निष्पन्द जैसे आया वहां पे रोक दिया, दूसरा निष्पन्द जैसे आया वहां पे रोक दिया। तो यानी कि एक नोड से दूसरे नोड तक, एक निष्पन्द से दूसरे निष्पन्द तक जाने की दूरी λ/2 हुई। यानी कि ये रीडिंग भी नोट कर ली, यहाँ से यहाँ पे स्केल लगा रहता है, एक यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक स्केल लगा रहता है ना, स्केल मापक फीता लगा रहता है ना। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी हमने नोट कर ली, जिसे हम क्या लिखेंगे, L2 - L1, और किसके बराबर होगा, λ/2, क्योंकि ये दूरी किसके बीच में है, N से N के बीच की दूरी, ये हम नोट कर लेते हैं। हालांकि कुछ एक्सपेरिमेंट में देखोगे कि यहाँ पे एक लाइकोपोडियम पाउडर डाल देते हैं, वो पाउडर कुछ जगह पर ऊंचा हो जाता है, कुछ जगह पर नीचे रहता है। जहाँ पर ऊंचा हो जाता है मतलब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अपना उसका अधिकतम विस्थापन होता है। लेकिन वो पाउडर की तरीके से समझ लो, चाहे पेपर से समझ लो, कि वो पेपर की विस्थापन अधिकतम होते हैं। मैं आप पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि छोटा सा कागज का टुकड़ा रख देते हैं, वो अधिकतम विस्थापन तक जा रहा है, मतलब उसमें अपगामी तरंगें उत्पन्न हो रही हैं। तो ध्यान से देखो, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2L2 - L1, और V बराबर होता है F लैम्बडा, और F की वैल्यू क्या है, F0, क्योंकि अनुनाद में जो इस सवित्री की आवृत्ति है ये हमें ज्ञात होती है, सवित्री पर लिखी रहती है आवृत्ति, ये हमें ज्ञात होती है। और बेटे लैम्बडा की जगह आ गया क्या, L2 - L1, 2F0 L2 - L1। तो ये सब कुछ नोट करनी होती है रीडिंग, ये नोट कर ली, और इसको थ्योरेटिकल जो अपना, इसको V बराबर √T/μ से मैच कराते हैं, इसको √T/μ से मैच कराते हैं, क्योंकि तनाव भी निकाल सकते हैं और म्यू तो पता ही रस्सी का, तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत एरर होगी वो निकाल सकते हैं, प्रतिशत एरर जो निकालनी होगा तो वो भी किसमें काम किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसमें मेन पॉइंट यह है L1 और L2 की रीडिंग निकालनी, और जो दो ब्रिज हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, स्थिर सिरों का काम कर रहे हैं, फिक्स एंड का काम कर रहे हैं। तो ये पूरी कहानी सोनोमीटर की है, जिससे कि हम चाल निकाल सकते हैं किसकी, तरंगों की, कौन सी तरंगों की, अनुप्रस्थ तरंगों की रस्सी के अंदर। तो इसमें सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है L1 L2 वाला, और ये तो हमें पता ही है।
ये तो हमें पता ही है, इस एक्सपेरिमेंट को याद रखेंगे। आगे भी हमारे सामने इस तरह का एक फॉर्मूला आएगा, ध्वनि तरंगों में अनुनाद नली आएगी एक, तो वहां पे भी अनुनाद के सिद्धांत पर हम ध्वनि तरंगों की चाल निकालेंगे। यहाँ पर सोनोमीटर से निकालते हैं रस्सी के अंदर, वहां पे ध्वनि तरंगों में अनुनाद नली से निकालते हैं। वहां पे भी सेम इसी तरीके का थोड़ा सा सिद्धांत यूज करेंगे अनुनाद के सिद्धांत पर ही, है ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि आपने को सोनोमीटर का बस एक पॉइंट याद रखना है कि भाई सोनोमीटर में हमारे पास अप्रगामी तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिसमें कि 2 रीडिंग लेते हैं L1 L2, उनके बीच की दूरी यहाँ पे रख दो और अपने पास चाल आ जाएगी। F0 हमारे पास स्रोत की आवृत्ति है। स्रोत कौन है? ये सवृत्त है। इसका जो ये जो इसकी जो भुजाएं हैं वो ऐसे 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 वाइब्रेट करती रहती हैं, कंपन करती रहती हैं, तो ये कंपन इस तार में आ जाएंगे और जब ये अनुनादमी स्थिति में होगा तो इसकी आवृत्ति इस वाली से आवृत्ति से मैच करेगी। ठीक है, तो कोई भी सन्नादि ले लिया हमने, है ना, जैसे यहाँ पर हमने कौन सा सन्नादि ले लिया, कोई भी सन्नादि मैच करा लिया, है ना, तो उससे हमने इसकी रीडिंग में L1 और L2 लेकर के उनका डिफरेंस λ/2 के बराबर क्यों रखा, क्योंकि एक निस्पंद से दूसरे निस्पंद तक के बीच की दूरी λ/2 होती है, तो लैम्बडा निकल गया। और तरंगों की चाल का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर f लैम्बडा, f तो f0 है, लैम्बडा की वैल्यू ये आ गई, बस सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी, ये पूरा का पूरा सोनोमीटर की कहानी है। इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं, मैं कुछ सवाल इस पर कराता हूँ, ठीक है। चलिए, सोनोमीटर पर बेस्ड हमारा जो सवाल है उसमें क्या दिया हुआ कि एक तार है जिसकी लंबाई कितनी, सोनोमीटर में कितनी लंबाई दे दी? 1.1 मीटर। ये पूरी लंबाई 1.1 मीटर दे दी, है ना। तो सोनोमीटर में ये लंबाई हमें दे दी गई। अब इसमें आपसे बोला है कि भाई इसमें 2 सेतु कहाँ रखें जिससे कि तार की जो मूल आवृत्तियां हैं उनमें अनुपात 1, 2, 3 का हो। तो मान लीजिएगा आपने एक तो यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, तो 3 भाग हो गए, 1, 2, 3। तो ये कह रहा है कि तार के खंडों में 3 भागों में, यदि तार को 3 भागों में विभाजित करें जबकि मूल आवृत्तियों का अनुपात कितना हो? 1, 2, 3 हो। इसमें अंदर मूल आवृत्तियां कितनी हो? मान लिया L1 है, इसमें L2 मान लो, ये L3। तो इनमें तारों के तीनों में L1, L2, L3 मूल आवृत्तियों का अनुपात ये बैठ जाए। अच्छा, रस्सी में तनाव क्या होगा? समान रहेगा। रस्सी में तनाव कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, नियत रहेगा। तो अगर मैं बात करूं मूल आवृत्ति की, तो मूल आवृत्ति का फॉर्मूला क्या था? F0 बराबर 1/12 √T/, क्या T नियत है? यस। क्या म्यू भी नियत है? यस। तो अगर T और म्यू नियत है तो बस अपने को क्या लिखना? F0 प्रोपोर्शनल टू 1/L, इसका समानुपाती आ गया। यानी कि आप कह सकते हैं F1 L1 बराबर, भाई यहाँ से आप कह सकते हैं ना FL, है ना, F0 L कह लो या FL कह लो चाहो तो, ये मान लो चाहो तो FL, तो FL क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया, नियत आ गया। तो F1 L1, F2 L2, F3 L3 ऐसे बनते चले जाएंगे। तो हमें मेन चीज L1 L2 L3 चाहिए, जबकि F1 F2 F3 तो पता नहीं कि आप कह सकते हैं L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर 1/F1 अनुपात 1/F2 अनुपात 1/F3। तो हमें F1 F2 F3 का अनुपात पता है क्या? F1 F2 F3 तीनों तारों में मूल आवृत्तियों का अनुपात 1:2:3 ये दिया हुआ। अच्छा, हमें टोटल लेंथ भी दे रखी है कितनी? हमें ये भी दिया हुआ है कि L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर 1.1, ये भी दिया हुआ है। ठीक, तो क्या करें भाई? तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख लो, 1/F1 F2 F3 की वैल्यू 1/2 1/1 1/2 1/3। अच्छा, इसमें काम करो, 6 से मल्टीप्लाई करके अगर एलसीएम ले लें तो 6 अनुपात 2 3 6 3 3 दूनी 6 2, ये आ जाएगा इसका अनुपात 6 3 2। तो 6 3 2 का मतलब मान लो L1 बराबर आ गया 6x, L2 बराबर आ गया 3x, L1 बराबर L3 बराबर आ गया 2x। तो तीनों को जोड़ा अगर तो 1.1 के बराबर आना चाहिए। 6x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 1.1, 6 3 9 2 11x बराबर 1.1, x बराबर आ जाएगा, इससे कटेगा तो आएगा 0.1 सेंटीमीटर, है ना, मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखी ना ये 0.1 मीटर, ये x आया। तो L1 कितना आया भाई? L1 आ गया कितना? 6x, यानी कि x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आएगी? 0.6 मीटर। और L2 कितना आ जाएगा? 3x, यानी कि 0.3 मीटर।
और L3 कितना जाएगा, यानी कि 2x बराबर 0.2 मीटर। अब आपसे बोला है कि इन ब्रिजों को कहाँ रखें, तो पहला तो ब्रिज कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर, जो कि 0.6 मीटर पर है। तो दूसरा ब्रिज यहाँ से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 0.6 प्लस ये कितनी आई, ये बेटे आई 0.3 मीटर, ये आ गई, और ये आ गई 0.2 मीटर। तो यहाँ से कितनी दूरी पर, 0.6 प्लस 0.3, तो दिस इज 0.9। तो पहला ब्रिज तो यहाँ से 0.6 पर रखे, दूसरा रखे 0.6 प्लस 3 पर, और तीसरा अपना कहाँ पर आ जाएगा, 11 पर आ जाएगा, है ना। तो ये नहीं मतलब 1.1 मीटर पर आ जाएगा। तो इसमें पहला आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया, और दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें इस तरह के सवाल होते हैं जो कि इसी फॉर्मूले पर बेस्ड रहते हैं। अब इसमें क्या कर सकता है वो, इसमें वो आपसे तनाव देगा, व्यू देगा, जाली आवर्ती पूछ लेगा, दूसरे सवाल की आवर्ती पूछ लेगा, तीसरे सवाल की आवर्ती पूछ लेगा। तो बस इसी तरीके से इसमें सवालों को कर सकते हैं, है ना। ये पोजीशन पूछ लेता है कहाँ पर होनी चाहिए ब्रिज की, जैसे हमने यहाँ पर पूछा है, ठीक है। चलिए सोनोमीटर पर बढ़िया सवाल करते हैं एक और। सोनोमीटर पर बेटे बोला हुआ है कि एक सोनोमीटर का तार की जो मूल आवृत्ति है वो 6 हर्ट्ज बढ़ा दी। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ध्यान से सुनेंगे, 6 हर्ट्ज बढ़ाएंगे, मूल आवृत्ति नहीं पता, 6 हर्ट्ज से बढ़ा दी। यदि तनाव को 44% बढ़ाया जाए जबकि उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो तार की मूल आवृत्ति में परिवर्तन ज्ञात करो जबकि उसके प्रारंभिक तनाव को नियत रखते हुए तार की लंबाई को 20% बढ़ाते हैं। क्या सवाल समझ में आया बेटे? यह है कि आपने को पता है कि ये होता है 1/12 √T/μ। इसने कहा कि लंबाई में कोई चेंज नहीं करना, तो F समानुपाती क्या आ गया, √T आ गया। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F0/F0, F1/F2 लिख दूंगा ना इसको मैं, F1/F2 बराबर √T1/T2। ये तो बोला कि लंबाई को फिक्स रखते हुए मास तो पहले से, म्यू तो पहले से ही नियत रहेगा द्रव्यमान प्रति लंबाई का। तो ये अपने को बोल रहा है कि मान लो मूल आवृत्ति F0 है, F0, तो F1 तो होगी F0, और दूसरी F0/+6, 6 से बढ़ा दिया। अगर 6 से बढ़ा दी तो उसके तनाव में, पहला तनाव T था, तो उसके तनाव में कितने की वृद्धि हो गई, तो इसके तनाव में वृद्धि कितने की होगी बेटे, इसके तनाव में 40% की वृद्धि होगी। यानी कि T1 की वैल्यू अगर T है तो T2 कितना आ गया, T प्लस T का 40%, तो कितना आ गया 1.44 T। तो यहाँ लिख देंगे 1.44 T, T से T कट गया, और बेटे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1/1.2। 140 का 12 होता है तो 1.2 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 F0 बराबर F0+6, तो 0.2 F0 बराबर 6, और F0 बराबर आ गया 30 हर्ट्ज। यानी कि ये उसकी मूल आवृत्ति आ गई, मूल आवृत्ति आ गई, ये थी इसकी मूल आवृत्ति। लेकिन क्या कह रहा, ध्यान से सुनेंगे, कह ये रहा है कि भाई अब हमने क्या करा, उसकी तनाव को तो वही रखा जो था, मूल आवृत्ति, प्रारंभिक तनाव को नियत रखते हुए तार की लंबाई में कितनी वृद्धि कर दी, 20% की। तो उसकी मूल आवृत्ति कितना परिवर्तन आ गया, तो वो निकालना। तो भाई देखो, अगर मैं ये कहूं T नियत रखते हुए, तो क्या F प्रोपोर्शनल टू 1/L आ गया, यस। यानी कि मैं ये कहूंगा कि F1/F2 बराबर L2/L1। ये प्रारंभिक तनाव को नियत रखा, बढ़े को नहीं। तो F1 कितना है भाई, F0, और बेटे F0 प्लस F0 कितना, तो आवृत्ति निकालनी है कितनी, F2 निकालनी, और L2 कितना है, L0 ले लीजिएगा। L2 कितना आ जाएगा, L2 हो गया बेटे L0 प्लस 20%, 20/100 इंटू L0। तो क्या आ गया, ये गया ये गया, तो कितना आ गया 1.2 L0। तो यहाँ 1.2 L0 आ जाएगा। अच्छा L2 लिखना था ना, हाँ 1.2 L0, ठीक है। इससे ये
कट गया, F1 अपॉन F2 L2 बाई L1। ठीक है, इतना समझ में आया। F2 मेरे को निकालना है, F2 निकालना तो F0 बाई 1.2 और F0 है 30, 1.2 इसको उड़ा दिया तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 या 12 से काट लो, 12 दूनी 24, बचे कितने 6, 12 पंजे 60, 25 हर्ट्ज। यानी कि अब जो आवृत्ति आई वही आई और पूछा क्या, तो मूल आवर्ती में परिवर्तन, मूल आवर्ती में परिवर्तन कितना हुआ, मूल आवर्ती में परिवर्तन बेटे पहले F0 थी अब F2 होगी, F2 माइनस F0 बराबर 30 माइनस 25, तो 5 हर्ट्ज का परिवर्तन उसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके सिंपल से सवाल है, फॉर्मूला वही लगाना होता है जो अपने पास था। सोनोमीटर की लंबाई से कोई मतलब ऐसा कोई खास नहीं, बस एक तार की लंबाई में अपरिगामी तरंगें उत्पन्न हो रही, दो फिक्स या रिजिड एंड मान लो ब्रिज के बीच में, उनमें अपरिगामी तरंगें उत्पन्न हो रही। सवाल वैसे ही बनेंगे जैसे आपके तार के बनते हैं, लेकिन तार के सवाल और अपरिगामी तरंगे वाले जो सवाल है वो सोनोमीटर के सवाल जैसे बनेंगे। बस सोनोमीटर पता होना चाहिए होता क्या है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, एक वायर ही तो है। अरे सोनोमीटर में कुछ भी नहीं, एक वायर है फिक्स एंड से बांध रखा, बीच में तो फिक्स एंड करने के लिए ब्रिज लगा दिए बस। तो इसलिए सोनोमीटर के सवालों से डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सवाल, एक वायर के सवाल है। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं सोनोमीटर पर। सोनोमीटर में आपको ये दिया हुआ है कि m द्रव्यमान सोनोमीटर तार के एक सिरे से लटका हुआ है। जैसे कि आपको पता है इसकी फिगर कैसे बनती है, भाई ये अपना सोनोमीटर है, आप तो बस ये दिमाग में रखें, ये अपना सोनोमीटर है। ठीक, ये सोनोमीटर है, यहाँ पर अपने दो सेतु है, ये दो सेतु है, ब्रिज है, इनके बीच की लंबाई L वो कितनी दे रखी है, 70 सेंटीमीटर या फिर 0.7 मीटर। ये सवाल में दिया हुआ है कि इनके बीच की जो 70 सेंटीमीटर है, जब उसमें एक निश्चित आवर्ती उत्पन्न होती है। क्लियर, यानी कि आपको डरना नहीं है, सोनोमीटर का मतलब सीधे सीधे से एक वायर और यही तो सिस्टम है। विशेष में यहाँ पे दो बिंदु लगा दे ताकि ये क्या कर सके, फिक्स एंड बन सके, स्थिर सिरे बन सके। तो आपसे इसमें आवर्ती कह रहा कि बन रही है m द्रव्यमान के हिसाब से, तो कितनी आवर्ती बन रही होगी भाई, क्या इसमें ये आवर्ती बन रही होगी, F बराबर F0 बराबर 1/2L, L कितना, L आ जाएगा 0.7 अंडर रूट ऑफ, टेंशन कितनी आ जाएगी इसमें, टेंशन कितनी आ जाएगी भाई, mg के बराबर लो, और म्यू तो उसका फिक्स रहेगा, mg बाई म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई का द्रव्यमान तो फिक्स है। तो ये आगे इसकी आवर्ती, मूल आवर्ती इसमें ये उत्पन्न हुई जब ये 70 सेंटीमीटर या 7.7 मीटर है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई इसको पूरे को डुबा दे, किसमें, पानी में डुबा दो। अगर से पानी में डुबा देंगे तो टेंशन बदल जाएगी, तनाव बदल जाएगा, तनाव बदल जाएगा तो इसमें आवर्ती बदलेगी। वही आवर्ती लाने के लिए इसका घनत्व कितना होना चाहिए। सवाल समझ में आया कि भाई जब इनसे पानी में डुबाएंगे तो इस पर तनाव तो बदल जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ एक उत्प्लावन बल लगेगा, उत्प्लावन बल के बराबर कारण ये तनाव बदल जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स से हम समझते हैं कि भाई तनाव की जो वैल्यू आएगी, मान लीजिएगा अब ये तो बदल गया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पानी में रख देता हूँ, ये लो, ये पानी में आ गया, थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा और कुछ नहीं है। मान लो T डैश आया, तो T डैश आपको पता होना चाहिए बेटे, इस केस में ये होता है 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर बटे डेंसिटी ऑफ बॉडी, वस्तु, द्रव का घनत्व बटे वस्तु का घनत्व, द्रव का घनत्व बटे वस्तु का घनत्व, फिर इतना तनाव लगने लगता है T डैश। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, कहां पर, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको प्रूफ कर चुके होते हैं। ये हमें याद रखना है फिलहाल तो, अगर समझ में आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो याद रख लेंगे, क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप उत्प्लावन बल से निकालेंगे। वैसे तो इतना सा जो है 9th में उत्प्लावन बल लगाते हैं, वहां पर भी आपको सिखा दी जाती है ये बात कि भाई जो है कोई पानी में डुबाता है तो उस पर ऊपर की तरफ अगर रस्सी से डुबो रखा है तो उसमें तनाव इतना आ जाता है। फिलहाल इसको याद रख लें कि पानी में डुबाने पर तनाव की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, तो ये 2 मिनट का है, तो प्रूफ होने में कोई मुश्किल नहीं है, बाय एंड फोर्स घटा देंगे बस उसमें से, mg माइनस ऊपर जो उत्प्लावन बल लगेगा। लेकिन अभी आपको उत्प्लावन बल अगर पता है तो आपको ये भी पता है, उत्प्लावन बल नहीं पता है तो फिर अभी आप समझ लो कि उत्प्लावन बल को घटा दे, क्योंकि जब इसमें नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगेगा, तो क्या समीकरण बनेगी, तो ये बनेगी T बराबर कितनी, mg माइनस fb। अब ये घटाने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, खैर अभी जो T डैश आया तो नई आवर्ती वही रखने के लिए ये m बताना है कितना है, इसका घनत्व तो बताना है, तो आवर्ती यही रखनी है, तो 1/2 L कितना
क्या इसने बोला है कि उसकी लंबाई को बदलना पड़ रहा है ऐसा करने के लिए ताकि आवृत्ति वही आ जाए। वही आवृत्ति आने के लिए हमने इसकी लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम किया, लेकिन 70 से 5 घट करके कितनी रह जाएगी 65। तो 65 घट रह जाएगी तो यहां पर आ जाएगा 0.65 मीटर। भाई 5 सेंटीमीटर घट गई ना, अगर 5 सेंटीमीटर घट गई तो ये लंबाई कितनी रह जाएगी, ये लंबाई रह जाएगी 0.65 मीटर, इतनी तो रह जाएगी। तो यहाँ पे 0.65 आ जाएगा और बेटा यहाँ पर mg इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये वस्तु का घनत्व बटे म्यू। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब इतनी कहानी तो देखो ध्यान से, ये उड़ गई, इससे ये उड़ गई, ये किसकी घनत्व है, वस्तु का, बॉडी का, ये भी उड़ गया। तो जो बाकी की चीजें हैं उधर ले आओ। 0.65 0.70 ये इससे उड़ गया। ठीक है, बचा क्या, बचा 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड का अंडर रूट। कुछ कटता है इसमें से, काट सकते हैं, 5 से काट लो, 13 और ये 14। तो दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर देने पर कितना आ गया, 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड बॉडी 13/14 का स्क्वायर। हमें लिक्विड कौन है, वाटर, द्रव कौन है, वाटर है, और वाटर की पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो यहां रख देंगे। तो यहां से डेंसिटी जो आएगी बॉडी की सोल्व करने पर इसको यहां रख देंगे, यहां से इसको सोल्व करने पर जो आएगा वो आंसर सोल्व करके 7.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ओके। आपका यहां पर वेव वाला चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया, अब इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।